हेलो बच्चों। हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम था एप्लीकेशन ऑफ आईसीटीज़ या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़। इसमें हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं बट आज हम देखेंगे ई बिज़नेस। ई बिज़नेस का नाम होता है पूरा इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस। हम इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस ये सब पढ़ चुके हैं और हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं। तो आज हम ई बिज़नेस के बारे में भी नाम से ही समझ जाएंगे कि ई बिज़नेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस। अब इसकी डेफिनेशन मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग क्या होता था, हम जब लर्निंग किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से कर रहे हैं दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ऐसे ही ई बिज़नेस का मतलब क्या है कि हम किसी भी प्रकार का व्यापार, लेन देन, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यदि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से करते हैं तो वो कहलाता है ई बिज़नेस या ई कॉमर्स। इसको ई कॉमर्स के नाम से भी जाना जाता है। हम किसी भी छोटी बड़ी किसी भी तरीके की चीज़ को यदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खरीद रहे हैं या कोई भी सर्विस हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ले रहे हैं तो वो ई बिज़नेस के अंतर्गत आती है। आज हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Online business or e-business is any kind of business or commercial transaction that includes sharing information across the internet. Commerce constitute the exchange of product and services between businesses, groups, and individuals and can be seen as one of the essential activity of any business. अब हम इसकी डेफिनेशन हिंदी में देखते हैं। ऑनलाइन व्यापार या ई व्यवसाय किसी भी प्रकार का व्यवसाय या वाणिज्यिक लेन देन है जिसमें इंटरनेट पर जानकारी साझा करना शामिल है। वाणिज्य व्यवसायों, समूह और व्यक्तियों के बीच उत्पादकों और सेवाओं के आदान प्रदान का गठन करता है और इसे किसी भी व्यवसाय की आवश्यक गतिविधियों में से एक के रूप में देखा जा सकता है। ई बिजनेस, ई कॉमर्स अब इंटरनेट पे किया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम बन गया है। बहुत सी वेबसाइट है जिनके माध्यम से हम उत्पादक और बहुत सारी सर्विसेज या सेवाओं को ऑनलाइन खरीदने या आदेश करने की भी सुविधा मिलती है। जैसे कि हमें कहीं घूमने जाना है, हमने ऑनलाइन होटल बुक किया, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब हम उनकी सर्विसेज लेंगे, या फिर हमने अपने किसी घर बैठ के किसी भी घर की ज़रूरी सामान को ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया तो वो हमें घर पे डिलीवरी दे के गए। तो ये सब कुछ आपको ई कॉमर्स के अंदर ही आता है। ई मार्केटिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, है ना। या फिर आपने फ़ंड एक्सचेंज किया कि अपने किसी फ्रेंड को पैसों की ज़रूरत है तो आपने पेटीएम पे सेंड किया, ये सारी चीज़ें ई कॉमर्स के अंदर ही आती हैं। ई कॉमर्स अभी सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से फैलने वाला कॉमर्स हो चुका है। मतलब अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लोग इतना ज़्यादा करने लगे हैं और इतने ज़्यादा फेमिलियर होते जा रहे हैं। पहले हमें इस पे विश्वास नहीं था कि पता नहीं कैसी चीज़ आएगी, पर जैसे जैसे हम इसको यूज़ करते जा रहे हैं हमारा ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है। हम ऑनलाइन महंगी से महंगी चीज़ को भी मंगाने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी हम अब ऑनलाइन मंगाने लगे हैं। हम बहुत सारा काम ऑनलाइन अब करने लगे हैं। तो ये सारा पार्ट ई बिज़नेस के अंदर ही आता है। ई बिज़नेस के बाद अब हम बात करते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। तो ये प्रकार इनके किस बेसिस पे कैटेगराइज हैं कि ये बिज़नेस किन के बीच में हो रहा है। जैसे हमने पहले प्रकार की बात करें, पहला प्रकार है बिजनेस टू बिजनेस, जिसको B2B कहा जाता है। ठीक है। तो यदि कोई भी कंपनी जो एक प्रोडक्ट बना रही है और वो दूसरी कंपनी को ही सेल कर रही है, वो उस प्रोडक्ट का यूज़ करके या तो वो खुद ही उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रही है या ये अपने किसी दूसरे प्रोडक्ट में उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही है, तो इस प्रकार का बिजनेस कैसा कहलाता है? व्यापार से व्यापार, बिजनेस टू बिजनेस। दूसरा हमारा होता है बिजनेस टू कंज्यूमर या फिर व्यापार से उपभोक्ता। तो इस तरीके का बिजनेस कैसा, जो डायरेक्ट बिजनेसमैन कस्टमर्स तक अपनी सर्विसेज को पहुंचा रहा है, तो इसे बोलते हैं व्यापार से उपभोक्ता, बिजनेस टू कंज्यूमर्स। जैसे कि ई कॉमर्स वाली सारी वेबसाइट्स, फ्लिपकार्ट, अमेजोन आदि, ये सब अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। तो ये किस तरीके का ई बिजनेस हो गया? व्यापार से उपभोक्ता, बिजनेस टू कंज्यूमर। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? B2C। दूसरा आता है कंज्यूमर टू बिजनेस।
ये इसका अपोजिट हो गया, है ना। आप इस बिजनेस में क्या कर रहे हैं कि आपने कोई भी चीज़ है, कोई रिक्वायरमेंट आपने ऑनलाइन मंगाई है, लेकिन आपको वो जम नहीं रही है, तो आपने उसको एक्सचेंज कर दिया। यह लेन देन बिजनेस टू सॉरी कॉमर्स साइट्स का होता है, मतलब अपोजिट होता है उनका। इसमें लेन देन उपभोक्ता और बिजनेस के बीच होता है। जैसे कि कंज्यूमर वेबसाइट बनाने के लिए ऑनलाइन रिक्वायरमेंट देता है, और कोई कंपनी इसके लिए सही कीमत पर वेबसाइट बनाकर देने के लिए ऑफर करती है। जैसे मैं हूँ, मुझे अपने लिए कोई वेबसाइट बनानी है, मैंने एक एडवर्टाइजमेंट जनरेट करा कि मुझे वेबसाइट बनवानी है। अब उसमें जितने भी वेबसाइट कंपनीज हैं वो सब क्या हैं, वो व्यापार कर रही हैं, वो मेरी रिक्वायरमेंट देख के और अपना प्रपोजल देंगी कि हाँ आप कर सकते, हम बना सकते हैं। तो इस तरीके का जो उपभोक्ता से व्यापार वाला ट्रांजैक्शन होता है कि मैंने ऑफ़र किया, मतलब मैं कंज्यूमर हूँ, मैंने कोई डिमांड ऑफ़र करी और जो बिजनेसमैन्स हैं वो मुझे अपनी डील बताएंगे। इस तरीके का जो कॉमर्स होता है वो उपभोक्ता से व्यापार, मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस कॉमर्स कहलाता है। नेक्स्ट आता है उपभोक्ता से उपभोक्ता, जैसे कि OLX, मुझे अपनी कोई चीज़ सेल करना है, मैं भी कंज्यूमर हूँ, सामने वाला जो खरीद रहा है वो भी कोई बिजनेसमैन नहीं है, वो भी कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C कॉमर्स, ये कहलाता है उपभोक्ता से उपभोक्ता वाला। मतलब यहाँ पे जो दोनों बायर और सेलर, वो दोनों कौन है, दोनों कंज्यूमर है, ठीक है। यहाँ पे कोई बिजनेसमैन नहीं है। तो इस तरीके का जो ट्रांजैक्शन ई कॉमर्स कहलाता है वो उपभोक्ता से उपभोक्ता कहलाता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। नेक्स्ट आता है बिजनेस टू गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे जो बिजनेस हो रहा है वो किसी ना किसी गवर्नमेंट एसोसिएट से हो रहा है। तो इस तरीके का बिजनेस क्या कहलाता है, बिजनेस टू गवर्नमेंट। और फिर नेक्स्ट आता है उपभोक्ता से सरकार, मतलब कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, मतलब जो कंज्यूमर है और जो गवर्नमेंट है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उनके बीच में जो भी भुगतान हो रहा है, जैसे टैक्स का, सर्विसेज का, या फिर कोई और हम गवर्नमेंट की किसी फैसिलिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो कहलाता है उपभोक्ता से सरकार। तो इतने तरीके के हमारे जो होते हैं ई कॉमर्स के प्रकार होते हैं। ई कॉमर्स के प्रकार के बाद अब मैं बात करती हूँ कि ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस कितनी सारी हैं जिनको हम कॉमनली यूज कर रहे हैं। तो ये आपको ड्रॉ में दिख रहा होगा, जैसे अमेज़ॉन, ईबे, और बहुत सारी खुद है जैसे अली एक्सप्रेस, या हम किसी उसको ऑनलाइन टिकट बुकिंग वाली वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी ऑनलाइन कोई चीज़ मंगाने वाली वेबसाइट्स हैं, किसी कंपनी की वेबसाइट है जिस पे हम उनके प्रोडक्ट्स को देखते हैं। बहुत सारे ऐसे मार्केट प्लेसेस अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। ई कॉमर्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बट मैं उनमें से कुछ सिलेक्टेड जो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कॉमन फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे सबसे पहली है 24/7 अवेलेबिलिटी। आपके पास दिन में मार्केट जाने का टाइम नहीं है, आप रात को भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप सुबह जल्दी उठ के भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप मिडनाइट भी ऑर्डर, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। 24/7 अवेलेबिलिटी है, कोई संडे नहीं है, कोई मंडे नहीं है, कभी भी एनी टाइम एनीवेयर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल रीच, वैश्विक पहुंच, मतलब हम भले इंदौर में रहते हैं बट हम चाहते हैं कि हमें लखनऊ का कोई प्रोडक्ट यूज़ करना है, या हमें हैदराबाद का कोई प्रोडक्ट चाहिए, या हमें इंडिया से बाहर का कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो हम उसको परचेस कर सकते हैं, वो हमारी पहुंच तक है। या फिर हम अपनी चीज़ को सेल आउट करना चाहते हैं, हम बिजनेसमैन हैं, तो हम उसको वैश्विक पहुंच दे सकते हैं, ग्लोबल पहुंच दे सकते हैं, हम उसको कहीं पे भी सेल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्विक अपडेट्स। क्विक अपडेट्स मतलब जो भी चीज़ आई तुरंत अपडेट हो जाती है, जो भी लेटेस्ट चीज़ है हमें तुरंत दिख जाता है। आज मार्केट में कोई नया फ़ोन आया, उसके रिव्यू, उसको ऑर्डर करना, उसकी वेबसाइट पे हम तुरंत चेक कर सकते हैं बिना कहीं हैरान परेशान हुए। तो ये क्विक अपडेट होता है। नेक्स्ट है इसका सेविंग टाइम, हमें टाइम बहुत बच जाता है, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, जब हम पे टाइम है तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, समय बचाता है। और सेविंग कॉस्ट, जो हमें आने जाने में और ढूंढने में हैरान परेशान होने में जो हमारी कॉस्ट लग रही है वो भी हमारी बचती है। और दूसरा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इससे हमारी जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होती है वो कम लगती है। हमने एक बार अपना प्रोडक्ट अपडेट कर दिया, बहुत सारे लोगों तक ये पहुंच जाता है, हमें बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं करना पड़ता है। ये थे इसके फ़ायदे।
ये बहुत सारे, ये आपकी स्क्रीन पे मैं आपको टॉप 7 ई कॉमर्स वेबसाइट ऑफ इंडिया दिखा रही हूँ कि ये इंडिया में सबसे ज़्यादा चलने वाले वेबसाइट्स हैं, सबसे ज़्यादा लोग कॉमनली इसी से शॉपिंग करते हैं ई कॉमर्स की। इसके अलावा आपकी बुक में बहुत सारे लाभ दिए हैं, बहुत सारी हानियाँ दी हैं। हानियों के बारे में भी बात कर लूँ कि पहली सबसे बड़ी हानि ई क्या आईसीटी की ही ये हानि है, और ई कॉमर्स, ई लर्निंग सबकी ये हानि है कि जो इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के तक पहुंच नहीं पाते हैं जो लोग, उनके लिए ये डिफ़िकल्ट है। जिन लोगों के पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि जिससे वो किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़ पाएँ, या जो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि ये सब चीज़ों को ऑपरेट कर पाएँ, वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं। ये हमेशा इसकी ये हानि रहती है। दूसरी बात ये कि इसके लिए हमें लैपटॉप भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, इंटरनेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिससे हम इसको ब्राउज़ कर सकते हो, और हमें इतने टेक्नो फ्रेंडली होना ज़रूरी है, तब हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जो अपना छोटा छोटा व्यापार करते हैं, पर ई कॉमर्स के आने के कारण उन व्यापारियों को भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। जैसे उनकी सेलिंग थोड़ी कम हो गई है, लोग ऑनलाइन मंगाने लगे हैं, तो उनका थोड़ा, छोटे जो दुकानदार हैं, छोटे लेवल के जो बिजनेसमैन हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी थोड़ा सा उनके बिजनेस पे भी फ़र्क पड़ा है। हमें इसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए। अब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो वो 2 से 3 दिन आने में लगता है, बल्कि मार्केट प्लेस में जाके हम ऑफलाइन लेना चाहें तो इधर पैसे दिए, इधर सामान हमारे हाथ में। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। सिक्योरिटी का ध्यान रखना, जब कभी ऐसा भी होता है कि हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो कभी हमारे इन्फॉर्मेशन हैक कर ली जाती है, प्रोडक्ट गलत आ जाता है, हो सकता है हमारे साथ कोई चीटिंग हो जाए, कोई बेईमानी हो जाए, तो हमें सिक्योरिटी का ई बिज़नेस पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हमें एक ट्रस्टेड वेबसाइट के साथ ही अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए। हमें फ्रॉड वेबसाइट्स को भी हम अपनी जानकारी नहीं दे सकते हैं, या कोई नई वेबसाइट ई कॉमर्स की लॉन्च होती है तो उस पर भरोसा करना भी हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। हमें बहुत सूझबूझ से इन पे काम करना रहता है। तो ये कुछ इसकी हानियाँ भी हैं ई बिज़नेस की। यदि लाभ हैं तो हानि भी हैं, तो इन हानियों को भी हम ध्यान में रखेंगे। और हमारे बुक में भी हानियाँ दी हुई हैं। हमारे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, तो हमें ये पता होना चाहिए। एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं, हमें ये दोनों ही पढ़ना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।